गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डाइवोर्स्ड मुस्लिम विमेन्स राइट टू एलिमनी। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि एक डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। और इस डिसीजन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है उस प्रिंसिपल को कि जो पर्सनल लॉज हैं वो एक पैरेलल रेमेडी जो है वो नहीं देते हैं अगेंस्ट सेकुलर लॉ। ठीक है। तो अगर हम देखें तो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि जो मेंटेनेंस है वो देनी पड़ेगी डेस्टिट्यूट वाइव्स, चिल्ड्रन या पेरेंट्स को। और अगर कोई भी पर्सन रिफ्यूज़ करता है मेंटेन करने के लिए अपनी वाइफ को, तो उसको एक मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ एट मंथली रेट। और वाइफ मतलब वो वुमेन जिसने डाइवोर्स ऑब्टेन कर लिया है अपने हस्बैंड से और उसने री मैरिज नहीं की है। तो ये कोई रिलीजन के बारे में स्पेसिफाई नहीं करता है, ये सभी के ऊपर वैलिड है। शाहबानो वर्डिक्ट आई 1985 में, जिसमें कि मुस्लिम वुमेन्स राइट टू सीक मेंटेनेंस फ्रॉम हर डाइवोर्स्ड हस्बैंड सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन उस समय राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट ने इस शाहबानो वर्डिक्ट को नलीफाई करने के लिए मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 पास किया ताकि एक रिलीजन स्पेसिफिक लॉ बनाया जा सके और शाहबानो वर्डिक्ट को नलीफाई किया जा सके। 1986 एक्ट में ऐसी कंडीशंस लगा दी गई कि जो है विमेन को एलिमनी मिलना मुश्किल कर दिया गया। तो उसमें कहा गया कि जो है पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस जो है डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन की सिर्फ पीरियड ऑफ इद्दत तक होगी। मतलब इद्दत का कौन सा पीरियड होता है, वो 3 महीने का टाइम होता है। मतलब जब तक वो टाइम ख़त्म नहीं होता तो तब तक वो मुस्लिम विडो या डाइवोर्सी री मैरी नहीं कर सकती। और ये अमाउंट उतनी होगी जितनी उसने डाउरी पे की है। एक तरह से आप सोचो कि डाउरी को भी इसमें लीगलाइज कर दिया गया इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। तो विमेन ने अप्रोच किया फर्स्ट क्लास वुमेन जो है, अगर उसको ये जो मेंटेनेंस चाहिए तो उसको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को मेंटेनेंस के लिए अप्रोच करना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि वो रीमैरी नहीं कर सकते आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वो अगर वो रीमैरिज नहीं उन्होंने की है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इद्दत पीरियड। ठीक है। तो मतलब कंडीशंस ऐसी रख दी गई हैं कि जो विमेन है उनको एलिमनी मिलना बहुत ही मुश्किल कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के इवन इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी इस एक्ट की जो है वो अपहोल्ड करी। और लेकिन जो पीरियड ऑफ मेंटेनेंस है उसको कंप्लीशन ऑफ इद्दत तक जो है वो रिड्यूस कर दिया। 2009 में शबाना बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन्स का राइट है टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 वो वैलिड है जब तक वो री मैरी नहीं करती है। ठीक है। और ये उन्होंने हाईलाइट किया इस जजमेंट में कि ये रिलीफ एक्सटेंड किया जाएगा चाहे इद्दत का पीरियड एक्सपायर भी हो गया हो। ठीक है, जब तक उन्होंने रीमैरिज नहीं की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अब मोहम्मद अब्दुल समाद केस में क्या किया है, तो पहले तो देखते हैं कि एक मुस्लिम मैन जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है तेलंगाना हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया, जिसमें कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा था कि 10,000 इंटरिम मेंटेनेंस अपनी फॉर्मर वाइफ को पे करो। तो इस पर्सन ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में क्लेम किया कि जो है मेंटेनेंस क्लेम जो है वो 1986 के एक्ट के हिसाब से जो है वो गवर्न किया जाए, ना कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 सीआरपीसी जो है वो एक सोशल जस्टिस का मेजर है वेमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रोविज़न जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट जो आर्टिकल 15 क्लॉज 33 में हमारे देता है कि एक डिग्निटी लाइफ ऑफ डिग्निटी वेमेन को और ऑल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ इंश्योर कराना, वो इंश्योर करने के लिए ये सेक्शन 125 सीआरपीसी वैलिड है। तो इसलिए अगर कोई क्लेम सेक्शन 125 सीआरपीसी में कर रहा है तो वो पर्सनल लॉज जो है उस चाहे कुछ भी कहते हो लेकिन सेक्शन 125 सीआरपीसी में क्लेम किया जा सकता है। तो 1986 का जो लॉ है वो डाइल्यूट नहीं कर सकता सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के प्रोविजंस को। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, अब जो है विमेन को चॉइस मिल गई है कि वो मेंटेनेंस सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में क्लेम करें या फिर 1986 के लॉ में क्लेम करें। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि मुस्लिम वुमेन जिनको डाइवोर्स दिया गया है इलीगल मेथड्स के थ्रू, जैसे ट्रिपल तलाक, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया है ताकि जो नक्सलिज्म अर्बन एरियाज़ में फैल रहा है उसके थ्रेट को कॉम्बैट किया जा सके। तो इस बिल में स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ जैसे कि इम्प्रिजनमेंट
जो है वो मेंशन की गई हैं, ताकि वो इंडिविजुअल्स जो कि डायरेक्टली मेंबर्स तो नहीं हैं अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशंस के, लेकिन वो ऐसी एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे कि फंड्स जनरेट कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं मीटिंग्स को ऐसे ग्रुप्स की, या फिर सेफ हार्बर दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है कॉम्बैट किया जा सके। अर्बन नक्सलिज्म का मतलब क्या है? तो प्रेजेंस या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ कैरी आउट करना नक्सलाइट्स के लिए या सीपीआई माउस्ट के लिए जो जो अर्बन एरियाज़ में, उसको हम अर्बन माओइज़्म या अर्बन नक्सलिज्म कहते हैं। अर्बन मूवमेंट में क्या होता है, कार्डर या लीडरशिप जो है वो अलग अलग तरह से कैपेबिलिटीज़ एनहेंस करने का काम करती है अर्बन एरियाज़ के थ्रू। पैसा जनरेट करती है उनके लिए, एक्सपर्टीज़ जनरेट करती है, इंफॉर्मेशन जनरेट करती है, ताकि जो है वो नक्सल जो वाद है वो फैलाया जा सके। तो सेफ़ हाउसेज़ मेंटेन करती हैं वो, जैसे अर्बन एरियाज़ में प्लेस देती हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट देती हैं, मोबिलाइज़ करना, यूथ का माइंड वॉश करना, स्टूडेंट्स या वर्कर्स को रिक्रूट करना, ठीक है, ये सब काम करते हैं जो अर्बन नक्सल्स होते हैं। तो अब इसमें की प्रोविजंस क्या हैं बिल में? तो बिल में कहा गया है कि जो थ्रेट ऑफ नक्सलिज्म जो है अर्बन एरियाज़ में, उसको कॉम्बैट करना ज़रूरी है, और स्टेट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है। उस डिसीजन को एक एडवाइजरी बोर्ड होगा 3 क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स का, जिसमें कि करंट, फॉर्मर या क्वालिफाइड हाई कोर्ट जजेस होंगे, वो रिव्यू करेंगे उस डिसीजन को। और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन क्या है? कोई भी एक्टिविटीज़ जो पब्लिक ऑर्डर, पीस या ट्रैंक्विलिटी को थ्रेटन कर रही है, इंटरफेरेंस कर रही है लॉ एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक सर्वेंट्स के साथ, वायलेंस या वैंडलिज्म का यूज़ कर रही है, डिसोबीडियंस को एनकरेज कर रही है टू लॉ और इंस्टीट्यूशंस, फंड्स कलेक्ट कर रही है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए, वो सब अनलॉफुल माना जाएगा, ठीक है। तो जितने भी ऑफेंसेस हैं वो एक सब इंस्पेक्टर लेवल तक का पर्सन जो है या उससे अबव जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा। तो उनकी पनिशमेंट्स भी यहाँ पर मेंशन है, जैसे 3 साल तक की जेल, 2 साल तक की, 3 साल तक की या 7 साल तक की, अलग अलग जो है वो पनिशमेंट्स मैंशनड है। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल डिक्लेयर हो जाती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है वो नोटिफाई करके उसकी पोजेशन ले सकते हैं, और उस प्लेस की जो वो यूज़ करते हैं जो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। एक एडवाइजरी बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जो कि रिव्यू करेगा उस डिक्लेरेशन ऑफ अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशंस को विद इन 6 वीक्स, और रिपोर्ट सबमिट करेगा विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन इशू की है और रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को अलाउ कर दिया है कि वो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोल सकते हैं आईएफसी गिफ्ट सिटी गुजरात में, ठीक है, अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो ये एलआरएस स्कीम है क्या? एक फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी इनिशिएटिव है जो आरबीआई ने 2004 में इंट्रोड्यूस किया था, ताकि सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन किया जा सके प्रोसेस, जिसमें कि हम रेमिट्स कर सकते हैं फंड्स आउटसाइड इंडिया। ये स्कीम जो है इंडियंस को इंटरनेशनल फंड ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शंस ओवरकम करने के लिए हेल्प करती है। जितने भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो माइनर्स भी हों, वो $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर जो है वो बाहर भेज सकते हैं। लेकिन सिर्फ इंडियन रेजिडेंट्स इंडिविजुअल्स ही भेज सकते हैं, याद रखना इस स्कीम के अंदर। कॉरपोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म्स, एचयूएफ्स, ट्रस्ट, ये सब इसके अंदर नहीं आते हैं। रेमिटेंसेज जो है वो किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में भेजी जा सकती है। तो कुछ परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो अलाउड हैं इसमें, वो यहाँ पर मेंशन है। जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस है वो यहाँ पर मेंशन है। कौन से ट्रांजैक्शंस नहीं अलाउड है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर मार्जिन ट्रेडिंग करनी हो, लॉटरी में लगाना हो पैसा, तो वो नहीं आपका भेज सकते। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो अगर इंडियन कंपनीज़ ने बाहर की मार्केट में जो है वो इशू किए हैं, उसको आप नहीं खरीद सकते। ट्रेडिंग करनी हो अगर फॉरेन एक्सचेंज अब्रॉड में, वो भी नहीं अलाउड है इसमें। कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेज उन कंट्रीज़ में करना जिनको एफएटीएफ नॉन कोऑपरेटिव कंट्री या टेरिटरी मानती है, तो वो भी अलाउड नहीं है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, बट टोटल $250,000 होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। अब इसमें टैक्स भी लगता है। इन्वेस्टमेंट अगर 2 साल तक की है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और उस पर 20% जो है वो टोटल प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा। प्रॉफिट्स अगर आपने अर्न किया इन्वेस्टमेंट बिलो 2 ईयर्स, तो वो नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब जो आपकी बनती है उसके हिसाब से उसको टैक्स किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं थ्रेट्स पोज्ड बाय एस्टेरॉइड्स एंड प्लानिटरी डिफेंस। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो के चेयरमैन जो है उन्होंने रिसेंटली अपना इंटेंट शो किया है कि वो कैपेबिलिटीज़ जनरेट करना चाहते हैं प्लानिटरी डिफेंस में, एक एरिया जो अभी तक इसरो ने एंटर नहीं किया है, ठीक है। तो इसरो का इंटेंट है क्या? इंडियन स्पेस एजेंसी जो है वो अपना एक स्पेसक्राफ्ट भेजना चाहती है एस्टेरॉयड एपोफिस पर, और
2029 तक वो ये भेजना चाहती है। नासा भी एक अपना मिशन ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है एस्टेरॉयड एपोफिस के ऊपर, ठीक है। ये मिशन जो है वो एस्टेरॉयड को स्टडी करेगा। एक फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड्स बिल्डिंग अ प्रोग्राम जो कि सेलेस्टियल बॉडीज़ अर्थ के साथ कोलाइड ना हो जाएं, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें बैकग्राउंड, तो जब सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स बने तो वो एक वॉयलेंट स्टॉर्म ऑफ एस्टेरॉयड लाइक ऑब्जेक्ट्स से वो बॉर्न हुए, जो कि 4.6 थाउजेंड मिलियन ईयर्स अगो शुरू हुआ था प्रोसेस, और लगभग 500 मिलियन ईयर्स तक चला। तो प्लैनेट्स जो हैं वो सभी एस्टेरॉयड्स तो कंज्यूम नहीं कर पाए, इसलिए जो कुछ एस्टेरॉयड्स बचे हुए हैं वो अभी भी सन को ऑर्बिट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम जो है वो मेन बेल्ट ऑफ एस्टेरॉयड्स जो मार्स और जुपिटर के बीच में है वहाँ पर जो है वो कन्फाइंड है, और ये कई बार जो है प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल पुल से पुश आउट हो जाते हैं और जो है डायरेक्शन ऑफ द सन की तरफ भी मूव हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें एस्टेरॉयड जो अर्थ की तरफ आ रहे हैं ऑल द टाइम, वो लगभग थाउजेंड्स इन नंबर होते हैं और वो रोज़ आ रहे होते हैं लगभग इतना। बहुत ही छोटे भी होते हैं, मोस्टली तो बर्न अप हो जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ड्यू टू फ्रिक्शन, लेकिन कुछ केसेस में अनबर्नड फ्रेगमेंट्स भी आ जाते हैं सरफेस के ऊपर, जैसे कि 20 मीटर वाइड एस्टेरॉयड एंटर कर गया था एटमॉस्फेयर में और लगभग 30 किलोमीटर तक का एरिया को में ये एक्सप्लोड हुआ था रशियन टाउन के ऊपर 2013 में, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, 30 टाइम्स एनर्जी रिलीज़ हुई एटम बॉम्ब जितनी, जितना कि हिरोशिमा पे डेटोनेट हुआ था। तो एक एस्टेरॉयड जो है वो डिटेक्ट हुआ था जब वो जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, इसलिए नहीं हो उसको डिटेक्ट कर पाए क्योंकि वो सन की डायरेक्शन से आ रहा था, तो सन की जो है जो लाइट की वजह से वो डिटेक्ट नहीं हो पाया। तो लगभग 1.3 मिलियन एस्टेरॉयड्स हैं जो अभी तक नोन हैं साइंटिस्ट को। तो एक प्लानिटरी डिफेंस प्रोग्राम की ज़रूरत है जो कॉन्स्टेंटली ट्रैक और न्यूट्रलाइज करता रहे इन थ्रेट्स को, ठीक है। तो एपोफिस जो है 2004 में एस्टेरॉयड डिटेक्ट किया गया था और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 2.7% चांस है कि वो कोलाइड करेगा अर्थ के साथ। तो साइज़ जितना उसका साइज़ है, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर उसका कोलिजन हुआ तो उसकी वजह से लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है, ठीक है। उतना डैमेज हो सकता है जितना कि तब हुआ था जब डायनासोर्स वाइप आउट हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बिम्स्टेक। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने बिम्स्टेक ग्रुपिंग को कहा है कि न्यू एनर्जीज, रिसोर्सेज और फ्रेश कमिटमेंट डालनी चाहिए बिम्स्टेक ग्रुपिंग में। तो बिम्स्टेक ये के ऊपर जो एक कॉल है ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जो है वो दी है 7 बिम्स्टेक नेशंस को। इंडिया ने कहा है कि बिम्स्टेक जो है वो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर विजन के साथ जो है वो अलाइंड है। बिम्स्टेक है क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन 1997 में फाउंड की गई थी उन कंट्रीज़ द्वारा जो बे ऑफ बंगाल को बॉर्डर करती हैं। बिम्स्टेक रीजन में 1.7 बिलियन पीपल रहते हैं, जिसमें कि 20 जो हम कह सकते हैं 23% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है। और बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसी कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ट्रेड डायनामिक्स, तो इंट्रा रीजनल ट्रेड जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ में है वो अबव $40 बिलियन है, और पोटेंशियल कितना है, $250 बिलियन तक का। बिम्स्टेक कंट्रीज़ लगभग 3.8% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। प्रेजेंटली 60% जो बिम्स्टेक का कंबाइंड जीडीपी है वो भी ट्रेड से ही आता है, और बिम्स्टेक के अंदर जो एक्सपोर्ट शेयर है वो इंडिया का ही सबसे ज़्यादा है, उसके बाद थाईलैंड और म्यांमार का है। ओवर 40% जो बिम्स्टेक का इंट्रा रीजनल ट्रेड है वो ओशन बॉर्न है। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है इन्वेस्टमेंट वो लोअर है बिकॉज एज़ कम्पेयर टू अदर रीजनल ब्लॉक्स बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ कनेक्टिविटी और इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन इन जो है इस रीजन में है, उसकी वजह से बिम्स्टेक में कई अपॉर्चुनिटीज टैप नहीं हो पाती हैं, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 30 मीटर टेलीस्कोप। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट ने एक ओपन सोर्स टूल डेवलप किया है ताकि इंफ्रारेड स्टार कैटलॉग जनरेट किया जा सके अडेप्टिव ऑप्टिक्स सिस्टम के लिए, जो कि 30 मीटर टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है। तो 30 मीटर टेलीस्कोप है क्या? एक रेवोल्यूशनरी क्लास ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप्स हैं जो कि इनेबल करेंगे हमें ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें डीपर इनटू स्पेस और ऑब्जर्व कर सकें कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को। तो ये एक एम्बिशियस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया, यूएस, कनाडा, चाइना और जापान इन्वॉल्व है।
ठीक है। तो मैसिव 30 मीटर प्राइमरी मिरर है इसमें, एडवांस्ड एडेप्टिव ऑप्टिक सिस्टम है और स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका मिशन का? स्टडी करना अर्ली यूनिवर्स को, इन्वेस्टिगेट करना फॉर्मेशन स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज को अक्रॉस टाइम, स्टडी करना रिलेशनशिप बिटवीन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और उनके होस्ट गैलेक्सीज को, इन्वेस्टिगेट करना फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स और प्लानिटरी सिस्टम्स को। ठीक है। तो अगर हम की फीचर्स देखें 30 मीटर टेलीस्कोप के, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जैसे इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर और वाइड फील्ड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के लिए। अडेप्टिव ऑप्टिक सिस्टम क्या है? इसको हम नैरो फील्ड इंफ्रारेड अडेप्टिव ऑप्टिक सिस्टम भी कहते हैं, जो कि डिफॉर्मेबल मिरर्स का यूज़ करता है, लेज़र गाइड स्टार्स का यूज़ करता है ताकि एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस को करेक्ट किया जा सके और इमेज रेजोल्यूशन एनहेंस की जा सके। ठीक है। तो इंडियन साइंटिस्ट ने इसी के लिए एक टूल डेवलप किया है ताकि कॉम्प्रिहेंसिव ऑल स्काई कैटलॉग बनाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट विद ताइवान। टॉपिक इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया और ताइवान के बीच में इंप्लीमेंट हुआ है। ये पहला बायलैटरल एग्रीमेंट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, इंडिया की साइड से अपेडा है और ताइवान के साइड से एग्रीकल्चर एंड फूड एजेंसी है। इस एग्रीमेंट के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस और जो हैंडल किए जा रहे हैं ऑर्गेनिकली, उनको नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर जो है वो अगर वो कंफर्म कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक डिमॉन्स्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा और वो फिर जो प्रोडक्ट्स हैं वो ताइवान के अंदर सेल करने के लिए अलाउ किया जाएगा कि वो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड हैं या फिर इंडिया ऑर्गेनिक लोगों के साथ वो बेचे जा सकेंगे। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि ईज़ ऑफ एक्सपोर्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए और डुअल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इंडिया की तरफ से कई तरह के ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे राइस, प्रोसेस्ड फूड, ग्रीन या ब्लैक या हर्बल टी, मेडिसिनल प्लांट, वो सब जो है वो ताइवान में बेचे जा सकेंगे ऑर्गेनिक लोगों के साथ। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज पिच ब्लैक। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन एयरफोर्स की कंटिंजेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट की जा रही है। तो ये एक बाई एनियल मतलब 2 साल में एक बार होने वाली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो है वो होस्ट करती है और नाइट टाइम फ्लाइंग पर इसका फोकस रहता है अनपॉपुलेटेड एरियाज़ में। 2024 का एडिशन जो है वो लार्जेस्ट रहेगा। 43 ईयर ओल्ड हिस्ट्री है इस एक्सरसाइज की। इसमें 20 कंट्रीज़ इस बार पार्टिसिपेट करेंगी। इंडियन एयरफोर्स ने 2018 और 2022 दोनों के एक्सरसाइजेज में भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is divorced Muslim women's right to alimony. This topic is important for your social issues. So Supreme Court has ruled in Muhammad Abdul Samad versus State of the Telangana case that a divorced Muslim woman is entitled to a claim of maintenance under Section 125 of CRPC against her former husband. So with this decision, Supreme Court has virtually upheld the principle that current personal laws cannot limit a parallel remedy which is available under the secular law of India. Okay, so section 125 of CRPC codifies the maintenance for destitute wives, children and parents. So remember, this is not just for your spouse but for your children and parents also. So if any person who has sufficient means refuses to maintain his wife, then he will have to make a monthly allowance for the maintenance of his wife at a monthly rate as the magistrate decides. So the wife can include a woman who has obtained divorce from her husband and has not remarried. It does not specify anything about the religion of the women. So this is a secular law. But in Shah Banu verdict, this the Supreme Court upheld Muslim rights, Muslim women's right to seek maintenance and from her divorced husband under this particular section 125 of the CRPC. But the Rajiv Gandhi government overturned the Shah Banu verdict in 1986 by bringing in this 1986 Act, which is a religion-specific law meant to nullify the Shah Banu verdict. So under this 1986 Act, the procedure was made so difficult for a woman to obtain alimony that certain conditions were placed, like it guarantees the payment of maintenance to a divorced Muslim woman by her former husband only during the period of iddat, which is the 3-month period before which a Muslim widow or divorcee may legitimate remarry. Such an amount shall be equal to amount of dowry given to her at the time of her marriage. So basically it is legitimizing dowry for the Muslim community.
Woman can approach a first class magistrate for maintenance in case she has not remarried after the completion of the iddat period. So in 2001, the Supreme Court upheld the constitutional validity of this 1986 act also. But in 2009, what happened is that a divorced Muslim woman's right to claim maintenance under Section 125 was also uh, reiterated as long as she does not remarry. This 2009 judgment also highlighted in Shabana Banu case that such a relief would be extended even after the expiry of the iddat period. So what has happened recently is that a Muslim man reached the Supreme Court challenging Telangana High Court to pay 10,000 interim maintenance to his former wife. So he had contended that maintenance claim in this case would be governed by the 1986 Act and not the Section 125 of CRPC. But the court said that Section 125 CRPC was introduced as a measure of social justice to protect women and children, and it is a part of India's constitutional commitment. Therefore, a claim under Section 125 CRPC is maintainable irrespective of the applicable of personal laws of the party. So 1986 Act cannot dilute the relief under the Section 125 of CRPC, and therefore the choice lies with the woman who is applying for maintenance whether to apply it under Section 125 of CRPC or under the 1986 Act. Okay, the court has also clarified that Muslim women who have been divorced through illegal methods like the triple talaq are also entitled to the maintenance under Section 125 of CRPC. Okay. So the next topic is Maharashtra Special Public Security Bill 2024. This topic is important for your governance section. So Maharashtra government has introduced this bill to combat the growing threat of Naxalism in urban areas. This bill proposes strict penalties like imprisonment, even for individuals who may not be direct members of unlawful organizations. So what is urban Naxalism? It is the presence of or activities carried out by Naxalites or the CPI Maoist in urban areas, and they are together termed as urban Maoism or Naxalism. Urban movement is one of the main sources which provides cadres and leadership having various types of capabilities essential for the people's war. So also the responsibility for the provision of supplies, technology like the expertise, information and other such things also lies on the shoulders of urban Naxals. So which are the activities that they carry out? Maintenance of safe house, place for recuperation for holding meetings, providing logistics support to underground squads, mobilizing and recruiting youth, students, and workers. So the bill basically aims to combat this particular threat, and it can declare any organization as unlawful organization. But advisory board of three qualified individuals, which consists of current, former, or qualified high court judges, will review such decisions. So what is the definition of unlawful activities? So activities which threaten public order, peace, and tranquility, which interferes with the law administration and public servants, violence, vandalism, use of firearms, etc. And it could also encourage disobedience to law and institutions, collect funds for or goods for unlawful activities. Okay, so all offences under this law are cognizable and non-bailable, and it shall be investigated by a police officer not below the rank of a sub-inspector. Okay, so if an organization has been declared as unlawful, the district magistrate or commissioner of police can notify and take possession of any place used for its activities. Okay, so an advisory board will be constituted which will review the declaration of unlawful organizations within 6 weeks and submit a report within 3 months. So the next topic is liberalized remittance scheme. This topic is important for your economy section. So RBI in a notification has recently allowed resident individuals to open foreign currency accounts in IFSC at Gift City in Gujarat under the LRS scheme. So LRS is the foreign exchange policy initiative introduced by RBI in 2004 to simplify and streamline the process of remitting funds outside India. So this scheme has helped Indians overcome international funds transfer restrictions which were set by FEMA. So under LRS, all resident individuals, including minors, are allowed to freely remit up to 250,000 US dollars per financial year. But this is available only to individual Indian residents, not available to corporates, partnership firms, HUFs, trusts, etc. Okay, so remittance can be made in any freely convertible foreign currency. So these are the current account transactions which are allowed under LRS. These are the capital account transactions which are allowed under the LRS. The ones which are not available under LRS can be studied like remittances which are
of the nature of margin trading, lottery, any thing for purchase of foreign currency, convertible bonds which are issued by Indian companies in the overseas secondary market, remittances for trading in foreign exchange abroad, if for the capital account remittances which are being done with those countries who have been declared by FATF as non-cooperative countries or territories. There is no restriction on the number of transactions or the frequency of transactions in a financial year as long as it does not breach the 250,000 limit. So investment over 2 years will be considered as long-term gains, and this will be taxed with the 20% on total profit. Profit earned from the investment below 2 years will be taxed at the normal income tax slab rates. Okay. So the next topic is threats posed by asteroids and planetary defense. This topic is important for your science and tech section. So ISRO chairperson recently showed that they have an intent to develop capabilities in planetary defense, which is an experience which is an area that ISRO has not entered so far. So what is the intent of ISRO? ISRO might send its own spacecraft to the asteroid Apophis by 2029. NASA mission to asteroid Apophis has already been confirmed. So, a mission to study an asteroid would be the first step towards building a program aimed to prevent celestial bodies from colliding with Earth. So, we all know that planets of the solar system were born in a violent storm of asteroid like objects, which began 4.6 thousand million years ago and it lasted for about 500 million years. So, planets failed to consume all of these asteroids, and the planetary leftovers are still orbiting the sun today. Most of them are confined to the main belt of asteroids between Mars and Jupiter. So they may be pushed out by the planet's gravitational pull and fall in the direction of the sun, which means that they may cross Earth's orbit and potentially collide with it. Okay. So asteroids are headed towards Earth all the time, and thousands enter Earth's atmosphere every day. Most of them are very small and they burn up in the atmosphere due to friction. But some cases, unburned fragments can make it to the surface, like in 2013, a 20-meter wide asteroid entered the atmosphere and it exploded about 30 kilometers above a Russian town. Okay, so this resulted in a release of energy 30 times the energy released by that atom bomb of Hiroshima. So there is a need for planetary defense. So an asteroid was detected only after it entered the atmosphere because it came from the direction of the sun, which was hidden by its glare. So at least 1.3 million asteroids are known to scientists. So a planetary defense program seeks to track and neutralize these threats. So Apophis was discovered in 2004, and scientists are thinking that it has a 2.7% chance of colliding with Earth, which is the highest probability of any large asteroid hitting Earth in the recent past. So given the asteroid size, scientists believe that a collision with Earth could cause large-scale damage. Okay. Uh, in the year 2036 or 2068. So the next topic is BIMSTEC. This topic is important for your international relations. So India has called on the BIMSTEC grouping to infuse new energies, resources, and a fresh commitment to bolster cooperation among the Bay of Bengal countries. This call was made by EAM Jaishankar during his 2-day retreat with his counterparts from the 7 BIMSTEC countries. And India has said that BIMSTEC aligns with India's Neighborhood First Policy, Act East Policy, and Sagar Vision. So, what is BIMSTEC? It is a regional organization founded in 1997 among the countries who border the Bay of Bengal region. So, BIMSTEC region is home to more than 1.7 billion people, and it constitutes about 23% of the global population. So, its member countries include Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, and Thailand. So, if we look at the trade dynamics between the between the member groupings, then intra-regional trade among the BIMSTEC countries is above $40 billion and it has the potential to reach $250 billion. And BIMSTEC countries constitute about 3.8% of world trade. About 60% of the BIMSTEC combined GDP comes from trade only. India's export share in BIMSTEC is about 50%, and over 40% of BIMSTEC's intra-regional trade is ocean-borne. Okay, so what are the challenges for BIMSTEC as an organization? So intra-regional trade gets hampered due to the lack of infrastructure, lack of connectivity, and information dissemination. Okay. So the next topic is 30-meter telescope. This topic is important for your science and tech section. So recently, Indian scientists have developed an open source tool to generate an infrared star catalog for the adaptive optics system of the 30-meter telescope. So what is the 30-meter telescope? It is a revolutionary class of extremely large telescopes which enable us to explore deeper into the space and observe cosmic objects. So it is an ambitious project involving India, US, Canada, China, and Japan.
and it has a massive 30-meter primary mirror, advanced adaptive optics system, and state-of-the-art instruments. The primary goal of this TMT is to study the early universe, investigate the formation, structure, and evolution of galaxies across the cosmic time, study the relationship between supermassive black holes and their host galaxies, and investigate the formation of stars and planetary systems, and characterize even exoplanets. Okay. So TMT has instruments like the infrared imaging spectrometer and the wide field optical spectrograph for various observations. So what is this adaptive optics system? It is also known as the narrow field infrared advanced optics system. It uses deformable mirrors and laser guide stars to correct atmospheric turbulence, enhancing image resolution. So Indian scientists have developed a tool to generate a comprehensive all sky catalog near of stars for this system. So the next topic is mutual recognition agreement with Taiwan. This topic is important for our economy and your international relations. So recently, mutual recognition agreement for organic products between India and Taiwan has been implemented. This is the first bilateral agreement for organic products, and the implementing agencies from India is the PEDA, and from Taiwan side it is Agriculture and Food Agency. Under this agreement, agricultural products produced and handled organically in conformity with the National Program for Organic Production and accompanied by an organic demonstration document issued by the accreditation body of India will be allowed for sale in Taiwan as organically produced with the display logo of India Organic. So this will ease the export of organic products by avoiding dual certification need, and this will pave the way for export of major Indian organic products to Taiwan like rice, processed food, green tea, herbal tea, black tea, medicinal plants. Okay. So the next topic is exercise pitch black. This topic is important for your security section. So an Indian Air Force contingent is participating in exercise pitch black 2024 in Australia, which is a biennial and multinational exercise hosted by the Australian Air Force. The name pitch black is because the emphasis is on nighttime flying over large unpopulated areas. So 2024 edition is slated to be the largest in 43-year-old history of this exercise, which is including the participation of 20 countries. India has already participated in 2018 and 2022 exercise editions of this exercise also. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.